अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से। 24 जनवरी का दिन सामने आ चुका है और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं से बात भी की है और मेक श्योर किया है कि नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड सबको सुनेगा और फिर टिकट देने का फैसला करेगा। मुजम्मिल साहब, गौरतलब बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें नजर रखनी है कौन अपना है और कौन पर आया। मेरे ख्याल में 24 जनवरी को गिलगित के इलेक्शन बहुत हीटेड इलेक्शन होगा। सबसे ज्यादा मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी का आपस में होगा। अगर हम गुज़श्ता गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन याद करें जो इमरान खान के दौर में हुए, तो तब बिलावल और मरियम दोनों ने वहाँ जाके कैंपेन की थी और पीटीआई की तरफ से गंडापुर गए थे कैंपेन करने। गो के पीटीआई वो इलेक्शन जीत गई थी, जिसके बाद बिलावल ने वहाँ धरना दिया था कि धांधली हुई है। लेकिन इलेक्शन बहुत हॉटली कंटेस्टेड था, इवन इमरान खान के दौर में भी। और मुझे लगता है इस दफ़ा भी इलेक्शन बहुत हॉटली कंटेस्टेड होगा बिटवीन नून लीग पीपल्स पार्टी और काफ़ी हद तक पीटीआई को ज़रा थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि उनके जो साबिक वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद, वो इश्तिहारी हुए हैं, उन्हें सज़ा हुई है और उनका वापस गिलगित पहुंचना मुश्किल है। इस वक्त पीटीआई के पास गिलगित में कोई बड़ा नाम नहीं है जो उनकी इलेक्शन कैंपेन को रन कर सके। लेकिन हमने 2024 के आम इंतखाबात में देखा है कि पीटीआई को कई दफ़ा बड़े नाम की ज़रूरत नहीं होती है। और ये भी देखना पड़ेगा, इनका इलेक्शन कमीशन डिफरेंट है, पाकिस्तान वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो ये वहाँ पीटीआई को निशान देते हैं या कंपटीशन है, टफ कंपटीशन नहीं, ये वहाँ बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, ये भी क्योंकि ये वो इलेक्शन कमीशन तो नहीं है, इसका सुप्रीम कोर्ट भी अलग है, इसका सब कुछ अलग है। तो ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल टिकटों की तकसीम शुरू हो गई। 24 जनवरी को इलेक्शन है और PMLN ने अपनी टिकटों की तकसीम के लिए आज पहली मीटिंग की है। पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से मेरा ख्याल है बहुत तैयारी से होगी और मुझे लगता है कि दिसंबर का एंड और जनवरी के जो पहले 15-20 दिन हैं वो सब गिलगित ही होंगे, क्योंकि गिलगित का इलेक्शन बहुत हॉटली कंटेस्टेड है। गिलगित के बाद आएगा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन और एक तो लोग कहते हैं कि गिलगित और आज़ाद कश्मीर नून लीग और पीपल पार्टी में 1-1 हो जाए। पहले से डिसाइडेड है बहुत से नहीं, कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ लोगों का ख्याल है नहीं, फेयर लोगों का कॉन्टेस्ट इशारा है, इस तरफ भी है। जो जीत जाएगा उसको मिलेगा। ये कैसे हो सकता है पीपल पार्टी जीत जाए दोनों और वो एक दे दे, ये तो नहीं हो सकता। और नून लीग दोनों जीत रही हो और वो एक दे दे। इलेक्शन मैनेज कैसे करना है, मेरे ख्याल से फोकस इस पे होना चाहिए। नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तो मैनेज नहीं ना करना। हाँ, मेरी बात समझे, उनमें से तो जो जीत रहा होगा वो जीत रहा होगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन ने हमेशा पूरे पाकिस्तान की तवज्जो हासिल की है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन 24 जनवरी, वहाँ होगी सर्दी, बर्फबारी भी होगी, कुछ रास्ते भी बंद होंगे। हाँ, टेक्निकली वहाँ थोड़ा गर्मियों में इलेक्शन होता है। इस बार 24 जनवरी को इलेक्शन है, इसका भी एक डिसएडवांटेज ज़रूर होगा कैंपेन में। मैं समझता हूँ गिलगित वगैरह का और जो इलाका है वो बिल्कुल सील हो जाता है बर्फ की वजह से, बिल्कुल बंद। बिल्कुल बर्फ की वजह से, सर्दी की वजह से बिल्कुल जाम पैक होता है। अगर वहाँ इलेक्शन को जुलाई अगस्त में हो तो वो ज्यादा वहाँ लाइवली इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो सूट नहीं करता ना, ज्यादा लाइवली नहीं है, सूट नहीं करता ना मुजम्मिल साहब। चलें आगे बढ़ते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से बात कर लेते हैं जो तुर्कमानिस्तान में इस टाइम मौजूद हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात भी इस टाइम वहाँ पर चल रही है। आपको क्या लगता है दहशतगर्दी के हवाले से क्या एक अहम मैसेज है हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से पूरी दुनिया को? मेरे ख्याल में अशकाबाद में उनकी पुतिन से मुलाकात हुई है, तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई है, ईरानी सदर से मुलाकात हुई है, तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात हुई है और आप देख भी रहे हैं कि तैयब एर्दोगान, पुतिन और शहबाज शरीफ इकट्ठे काफ़ी देर बात करते रहे हैं। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए पहले तो सब लोग कहते थे तुर्कमानिस्तान क्यों जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप देखें पुतिन भी मौजूद हैं, तैयब एर्दोगान भी मौजूद हैं और वहाँ पे ईरानियन भी सदर भी मौजूद हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फोरम है जिसकी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ को जाना चाहिए था और ममालिक के सेंट्रल एशिया के ममालिक के सदूर भी वहाँ मौजूद हैं। तो एक अच्छी गैदरिंग है। सबसे बड़ी बात है कि हमें इंडिया नहीं नज़र आ रहा वहाँ। हाँ जी, इंडिया वहाँ नहीं है और जो रशियन अभी सदर पुतिन जो हैं वो इंडिया गए हुए थे जी, जो जिस बारे में काफ़ी लोगों का ख्याल है कि दौरा पॉजिटिव नहीं रहा, काफ़ी लोगों का ख्याल है कि चीज़ों को खुफिया रखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बतदरीज बेहतर करता जा रहा है
और मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर पुतिन और शहबाज शरीफ का इंटरेक्शन हुआ है। पाकिस्तानी डेलीगेशन ने रशिया के किए हैं दौरे, रशियन डेलीगेशन भी पाकिस्तान आए हैं और एक नई ताउन की राय, और बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो कराची की स्टील मिल है वो वापस रशिया के पास चली जाएगी और रशिया उसको चलाएगा, क्योंकि लगाया भी उसने था। फिर ईरानी सदर से बहुत बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वहाँ पे अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी को जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट, और उसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालिया इस टाइम हालात हैं, इस टाइम जो सूरत हाल है वो बड़ी कशीदा है। आपको क्या लगता है कि एक खिता नए जंग की तरफ जा रहा है? क्योंकि सालिसी का किरदार अदा करने की जिन भी ममालिक ने कोशिश की, आपके सामने सूरत हाल है पूरी दुनिया लेकिन उन्होंने सालिसी का अदा करने वाले ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया है। और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में जो 1000 उलमा का इजलास हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि किसी को बाहर जाके अस्करियत, जहरियत या दहशतगर्दी करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और अफगान फॉरेन मिनिस्टर ने भी उसकी तस्दीक की है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखें पिछले दिनों वहाँ ना ताजिकिस्तान पे भी एक ड्रोन और वहाँ चाइनीज़ की डेथ हुई थी, फिर चाइनीज़ की डेथ वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर भी हुई है, जिसके बाद चाइनीज़ प्रेशर भी अफ़गानिस्तान पर बहुत है। और ताजिकिस्तान ने तो कहा था हम अपनी सरहद पर रशियन फोर्सेस लगा देंगे। तो अफ़गानिस्तान के अपने जो हमसाए हैं उनके साथ एक टेररिज्म के हवाले से मसाइल तो हैं, वो मसाइल चाइना को भी हैं, सेंट्रल एशियन रियासतों को भी हैं और पाकिस्तान और ईरान को भी हैं। लेकिन मैं टेक्निकली समझता हूँ कि हम अफ़गानिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक अपना काइनेटिक प्रेशर और डिप्लोमेटिक प्रेशर दोनों बढ़ाने में कामयाब हुए हैं, और अफ़गानिस्तान को हमने दुनिया में भी एक्सपोज किया है और दुनिया को पता है कि हमारी ताकत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और अफ़गानिस्तान उसको नहीं कर सकता। लेकिन मेरे ख्याल में इंटरनेशनल फोरम्स पे हम अब अपना अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं, इससे इंटरनेशनल राय हमारा जो है वो हमवार होती है और वो सब बेहतरी की जानिब जाते हैं। बेशक बेशक। मुज़म्मिल साहब, बात अब साबिक DG ISI के हवाले से भी कर ली जाए तो नहीं, कल जुमेरात थी ना, कल जुमेरात पे बात करें ना, तारिक फजल चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ना बात जुमेरात पे थी ना, वहाँ मुलाकात का दिन था, इमरान खान साहब से कोई गया ही नहीं। आप तो बड़े खुश होंगे। नहीं, मैं तो नहीं खुश, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो मुलाकात जो करने के लिए मंगल को गए थे, उनके साथ जो सलूक हुआ वो ठीक था, आप उस जस्टिफाई करते हैं? सिर्फ पानी फेंका, कोई लाठीचार्ज, कोई आंसू गैस, कोई गिरफ्तारी, कुछ भी नहीं हुआ। सर्दी का मौसम और गिलगित बल्तिस्तान की सर्दी हमें याद है, लेकिन गिलगित नहीं है ना, पिंडी है। हमें दिसंबर में पिंडी की सर्दी है, भूल गई है। पिंडी है ना, तो उन्होंने, आपने देखा एक बंदे ने वीडियो पानी के आगे ऐसे टिकटॉक बना रहा है। अच्छा, उससे भी मसला है जब उसने कहा मैं डटकर खड़ा हूँ, जो ठीक है मेरा नैरेटिव है मैं उस पर खड़ा हूँ, लेकिन जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था खवातीन के साथ। नहीं, मेरे ख्याल में अगर धरना होगा तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, हमारा स्टेट कैसे इजाजत देती है? पानी फेंकना जो चीज गलत है, कमजोर तरीका है रियासत की रेट इस्तेमाल करने का। अगर लाठी चार्ज करते तो आपको इतराज़ होता, आंसू गैस फैलते आपको इतराज़ होता, लोगों को गिरफ्तार करते आपको इतराज़ होता। तो मेरे ख्याल में रियासत ने सब जो एहतजाज करने आए थे लोग वो पुरअमन नहीं थे, नहीं इश्तियाल अंगेजी कर रहे थे, बिल्कुल असलहा लेकर आए थे। ना भी आए हो तो जेल के आगे धरने की इजाजत नहीं है। सूबे का असलहा तो लेकर नहीं आए थे, ना ही वो धरने की इजाजत, माल बरदार गाड़ियों के साथ आए थे। जेल के आगे जेल टाइमिंग्स खत्म हो गई, उन्हें डिस्पर्स हो जाना चाहिए। तो मुलाकात करने दें, अगर नहीं करने दी तो अदालत जाएं, वहाँ धरना देने से तो नहीं होगी। इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है, आपको नहीं मिलता, लोगों को तो मिलता है। चले जी, तारिक फजल चौधरी साहब, नॉर्वे को हमने डिमार्च किया, नॉर्वे एम्बेसडर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे एक केस के सिलसिले में, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिमार्च किया कि आप हमारे अदालती निज़ाम में मुदाखलत कर रहे थे। हाँ जी, तो इसलिए अच्छा, सोहेल अफरीदी साहब ने जनाब फैज हमीद की सजा को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया है। सारी अब उसके बरक्स ये है कि जनाब ये वादा माफ गवाह बनकर, जैसा कि फैसल वाडा साहब हर जगह तकरीबन यही कहते फिर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये वाकई कुछ निकलेगा इस केस में से, या फिर ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये जो सजा है ये अपील की तरफ जाएगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी, माफी तलाफी के बाद मामला हल हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता मौजूदा फील्ड मार्शल के होते हुए माफी हो जाएगी, पहली बात तो आप ये अच्छा ठीक है, बाद में हो सकती है, पहली बात आप ये समझें। दूसरी बात मुझे ये लगती है जो ISPR का प्रेस रिलीज है, मैंने बहुत सारी जगहों पे कहा है कि उसमें उन्होंने कहा है कि मजीद मुकदमात इनके खिलाफ निपटाए जा रहे हैं जिनमें सियासी इश्तिहाल, सियासियत में इसकाम। मुझे लगता है 9 मई का मुकदमा भी पेंडिंग है, जो ISPR की प्रेस रिलीज से हमें लगा।
और जो लोग बात कर रहे हैं ना कि वो वादा माफ गवाह बनेंगे या कुछ करेंगे, वो सबका 9 मई के हवाले से है कि वो कहेंगे कि इमरान खान ने किया है, मैंने नहीं किया। अच्छा, ये जो वादा माफ गवाह बनने वाली रवायत है, ये तो हम मुसलसल बुशरा बीबी के हवाले से भी सुनते आ रहे हैं, मजीद और लोगों के हवाले से भी सुनते हैं, लेकिन क्या निकला क्या? अभी आज तक तो कुछ निकला नहीं इमरान खान के खिलाफ। अगर कुछ निकला होता तो आपको लगता है कि वो अभी जेल की सलाखों में? अगर निकला नहीं होता तो वो आज़ाद होते, सजाएं उनको सारे मुकदमात में हो गई हैं, अब वो सजा याफ्ता कैदी के तौर पे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो सियासतदानों की किस्मत में सजा तो लिखी है, लेकिन फैसले चंद एक मतलब और क्या निकालना है? सजा ही हो सकती है ना, मुकदमे में सजा हुई भी है, और क्या निकाला जाए? अगर आप अदालती सजा को भी कोई चीज़ नहीं मानती तो फिर मैं तो आपका कुछ नहीं कर सकता। तारिक फजल चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि फौज की तारीख में पहले कभी ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। नहीं, ऐसी मिसालें मौजूद हैं। DGI साबिक किसी को नहीं सजा हुई है, लेकिन टेक्निकल बात है कि जनरल्स के कोर्ट मार्शल की मिसालें मौजूद हैं। लोग जावेद इकबाल और मिसालें देते हैं, लेकिन किसी साबिक DGI को अभी तक सजा नहीं हुई है। तो उस हवाले से ये है, 15 महीने मुकदमा चला है, बहुत टाइम होता है 15 महीने, और अभी मुकदमात पेंडिंग हैं। मुझे लगता है और सज़ाएँ अभी होंगी, क्योंकि जो ISPR का प्रेस रिलीज है वो कह रहा है और इल्ज़ामात के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई निपटाई जा रही है। तो निपटाने का मतलब तो ये है कि फिर वो जो है कार्रवाई जारी है, तो जारी है तो फिर अभी और सज़ाएँ मुझे नज़र आ रही हैं कि और होंगी इसमें सज़ाएँ। और क्या है, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में डेरे डाले हुए हैं, बिलावल भी हैं, बिलावल साहब ने, जी, और मरियम नवाज और बिलावल के दरमियान एक दूसरे को थैंक यू वेलकम खुशामदीद मुलाकात नहीं कर रहे, दोनों नहीं कर रहे, क्योंकि वो अब सिर्फ ट्विटर पे कर रहे हैं। वो जाहिरा रखना है ना कहीं से। आसिफ जरदारी साहब भी लाहौर पहुंच गए हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब पर बहुत तवज्जो दे रही है। क्या वजह क्या है इसके पीछे, तो आपको पता होगा? नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने अभी DG खान में एक अच्छा इलेक्शन लड़ा है, और वो खोसा वाला, बेशक वो हार गए हैं, लेकिन वो हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन था। पीपल्स पार्टी की नजर तो है पंजाब के ऊपर, वो अगर पंजाब में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। बहुत सारे PTI के लोग जो अब PTI के टिकट पे ना लड़ना चाहें, उनके लिए पीपल्स पार्टी एक चॉइस हो सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और लाहौर का बड़ा पुराना गहरा ताल्लुक है। जो हैं रूरल विनिंग हॉर्सेस, उनके लिए पीपल्स पार्टी का टिकट एक ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, और वो टिकट क्योंकि पीपल्स पार्टी को मार्जिन देने की कोशिश की जा रही है, मार्जिन दिए, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी स्पेस तलाश कर रही है। और इसके बरक्स पंजाब क्या करेगा? सिंध में जाके या कराची में इसकी कोई स्ट्रेटजी? तो जाना, आप PMLN की बात करें। जी, मरियम नवाज साहिबा की, चले मैं आसान लफ्जों में कहती हूँ, उनका कभी सिंध प्रायोरिटी नहीं रहा कि कराची में जाके उन्होंने कभी सिंध में उस तरह रोड्स बनाने की कोशिश नहीं की। लोग मुस्लिम लीग नून की इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि PAPP और PMLN में मुकमका है कि आप पंजाब रख लें, हम सिंध रख लेते हैं, लेकिन टेक्निकल बात यही है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि शफल हो जाना चाहिए ना, जो हालात है कराची और सिंध के। PMLN जो है वो कभी सिंध पर उसने तवज्जो नहीं दी है। शहबाज शरीफ साहब ने 2018 में कराची से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन 2024 में नहीं लड़ा, वो सीट मुस्तफा कमाल साहब को मिल गई। और नहीं तो PMLN ने कभी कराची और सिंध को वो तवज्जो नहीं दी। बिलावल साहब जिस तरह से अब पंजाब का दौरा कर रहे हैं और जिस तरह से एक्टिव पहले भी आए हैं, मुलाकात हुई, लेकिन एक बात है, देखें जब वो आते हैं तो उन्हें मरियम नवाज रिसीव नहीं करती प्रेसिडेंट को। बिलावल से भी उनकी कोई मुलाकात नहीं होती। इस पर बयानबाजी ज़रूर हुई है, बिलावल ने कुछ पॉजिटिव बयान दिए, उन्होंने ट्विटर पे वेलकम कह दिया, उन्होंने ट्विटर पे शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों की आपस में ज़बानी जमा खर्च है। वरना एक टेंशन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब को लेकर मौजूद है। पीपल्स पार्टी पंजाब समझती है कि उन्हें कोई ख़ास शेयर नहीं मिल रहा पंजाब में, इक़्तिदार में उनके लोगों के काम नहीं हो रहे और सब कुछ नहीं हो रहा, तो पीपल्स पार्टी के अंदर पंजाब को लेकर एक नाराज़गी ज़रूर मौजूद है। और देखिए अब इस नाराज़गी को मैनेज कैसे किया जाता है। ब्रेक लेते हैं मुज़म्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे, अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन के लिए $686 मिलियन के आलात और टेक्नोलॉजी की मंजूरी दी है।
और इसके बाद भारत में तो कोहराम है सो है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कितने मजीद मजबूत होने जा रहे हैं, मजीद बात करेंगे। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जबकि दिफाई तज्जियाकार हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खालिद साहब, क्या पैगाम देख रहे हैं आप पाकिस्तान की तरफ से भारत को या फिर अमेरिका की तरफ से भारत को? खालिद साहब, पैगाम भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 75 F-16 हैं इन वर्किंग, और अगर ये हमें अपग्रेडेशन ना मिलती तो वो 2025 में ऑब्सोलीट हो जाते। अब उनकी लाइफ 2040 तक हो गई है। एम आई करेक्ट? शुक्रिया मुजम्मिल साहब और सना, आपने इनवाइट किया। नहीं, ऑब्सोलीट तो बिल्कुल नहीं मैं कह रहा, लेकिन ये ज़रूर था कि जो मई की जंग हुई थी उसके अंदर रात को 12:30 बजे F-16 हवा में थे, J-10C के साथ, J-17 थंडर के साथ। लेकिन उनके बारे में आपने खबर इसलिए नहीं सुनी कि क्योंकि उनके पास जो मिसाइल थे F-16 के पास, उसकी रेंज तकरीबन आधी थी जितनी J-10 पर लगी हुई थी। F-16 बहुत लेजेंडरी एयरक्राफ्ट है और फाइटर पायलट्स हमारे बड़े सीजनड हैं। हम 43 सालों से जहाज़ उड़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास 75 हैं। लेकिन देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी एक फाइटर जहाज किसी एयरफोर्स में होता है तो उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसकी इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, टर्निंग, ये वो रेट ऑफ कर, और दूसरी जो असल जिसके लिए वो फाइटर जहाज हवा में होता है, इसलिए वो फाइटर जहाज कहलाता है और नॉर्मल जहाज से डिफरेंट होता है कि उसने एक पंच डिलीवर करना होता है। पंच उसका वेपन होता है। अगर आपके पास वेपन रेलेवेंट नहीं है या उस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है तो आपकी ओवरऑल फ्लीट की कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। पाकिस्तान 2021 से ऑलमोस्ट हम थे अमेरिका के साथ इन कॉन्टैक्ट कि हमें ये रिलीज करें, क्योंकि हमारी अपग्रेडेशन दूसरे जहाज़ों की MLU कहते हैं इसको, मिड लाइफ अपग्रेडेशन F-16 की होती रही है, जो पहले हमारे पास 1983 और 85 में आए थे। उन जहाज़ों पे अपग्रेडेशन हुई है। बाद में हमने ब्लॉक 52 लिए हैं। हमारे पास जो A and B पहले थे, C and D ब्लॉक 52 लिए, लेकिन लिमिटेशन जैसे मैंने कहा और आप भी ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उनके मिसाइल्स की लिमिटेशन थी और जिसकी वजह से वो इनकी पहले लिमिटेशन 60-70 किलोमीटर थी जो मैं समझ रहा हूँ, जबकि J-10C 140 तक था, तो हाफ थी ये J-10C से। J-10 की हाफ से भी डबल से भी ज्यादा है, क्योंकि उसने जो इंडिया का फारदेस्ट जहाज मारा है वो 198 किलोमीटर पे शूट किया है, जिसका मतलब है तकरीबन 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर का मतलब है कि इनकी अगर 60-70 हैं आइडियल सर्कमस्टांसेस में, तो इनसे 2 या 3 गुना या 2.5 गुना ज्यादा थी। और एक और मैं दिलचस्प बात आपको बताता चलूं कि देखिए, इजराइल और इजिप्ट का मैं कंपैरिजन करता चलता हूं। दोनों के पास, इजिप्ट के पास 200 जहाज है, इजराइल के पास 250 जहाज है। F-16 की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं। तो ये एक बराबर स्ट्रेंथ के बावजूद जो इजिप्ट को उन्होंने मिसाइल दिए हुए 30-40 किलोमीटर की रेंज के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, और जबकि जो इजराइल के पास है वो तकरीबन 140 किलोमीटर के मिसाइल की रेंज है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जहाज एक जैसे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कभी को कॉन्फ्लिक्ट हो, अल्लाह ना करे उनका कोई हो। इजिप्ट के जहाज करीब नहीं जा सकेंगे, उससे पहले वो खुद शूट डाउन हो जाएंगे, क्योंकि इजराइल के पास जो रेंज है वो डबल से भी ज्यादा है। तो वेपन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम बात कर रहे हैं। अब इस अपग्रेडेशन के बाद F-16 के कितनी रेंज का मिसाइल ये कैरी कर सकेगा? अगर ये हमें स्टेट ऑफ द आर्ट जो इनके पास अपने हैं वो 140 और 150 किलोमीटर के हो जाएंगे, जो फुली कंपैटिबल होगा। और जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि हमारा 43 इयर्स एक्सपीरियंस है, पायलट्स बड़े सीजनड हैं। ये वही जहाज थे जब इन्होंने सोवियत यूनियन में, जब 79 में सोवियत यूनियन ने कब्जा किया था अफगानिस्तान पर और 10 साल ऑक्यूपाई रखा था, अफगानिस्तान को अंडर कंट्रोल रखा था, तो हमने F-16 उस वक्त लिए थे अमेरिका से। उस वक्त हमारी 9 कंफर्म किल्स हैं अफगानिस्तान के, जब कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सोवियत यूनियन के जहाजों के खिलाफ। तो ये इतना सीजन जहाज है, पायलट्स इतने एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उसके बावजूद जैसे मैंने कहा कि आपने मई में इसका उस तरह नहीं देखी परफॉर्मेंस, क्योंकि मिसाइलों की लिमिटेशन और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स को रेडार अपग्रेडेशन की जरूरत थी, जो अब हो जाए तो बहुत जबरदस्त आइडिया होगा। एक और बात जो ये है कि 2021 से तो हम मांग रहे थे, 2021 से 2025 तक वो देने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब हम कह सकते हैं कि कोई हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी ने काम किया है, या वो जो फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात है उसकी वजह से ये रिलीज़ हुआ है, क्योंकि 4 साल तो अमेरिकन को नज़र आ रहा था कि हमारे F-16 जो हैं परफॉर्म नहीं कर पा रहे और वो नहीं दे रहे थे। टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुजम्मिल साहब देखिए, मैं अक्सर आपके जंग के दिनों में भी आपसे या उसके बाद में बात हुई थी, दुनिया आपकी जब आप फाते होते हैं ना, जो विक्टर होता है उसकी बात को मानते हैं, क्योंकि जब आप विक्ट्री हासिल करते हैं तो आप एक पावर शो करते हैं, और फिर जो पावर, बड़ी पावर होती है वो दूसरी पावर से जरूर बात करती है। इसके बाद फील्ड मार्शल साहब भी गए थे और फिजाइया के सरबराह भी अमेरिका गए थे, और जाहिर है उन्होंने यही एक्सपेक्ट किया था और यही डिमांड की होगी कि हमारे F-16 को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि वो स्टैंड अलोन लिंक 16 पर चलते हैं।
इसके बाद हमने लिंक 17 इंडिजीनियस, यानी हमने पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान एक अल्हम्दुलिल्लाह बनाया हुआ है। तो ये जो जंग हुई थी सारी, ये लिंक 17 पर हुई थी। हमारी तो डिपेंडेंसी अमेरिकन वेपन्स पर अब उस तरह नहीं रही। लिंक 17 मोस्टली अमेरिकन जहाज यूज करते हैं, नेटो के विद इन जो जितने मुल्क नेटो होते हैं वो यूज करते हैं। लेकिन हमने होम ग्राउंड एक डेवलप कर ली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जंग मोस्टली लिंक 17 पर लड़ी गई थी, जिसपे जमीन पे एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, रेडार्स, हवा में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, एयरबोर्न रिफ्यूलर, सैटेलाइट की पिक्चर जमीन पर आ रही है, जमीन से साइबर कमांड है, ये सब मिलकर जब कर रहे थे वो लिंक 17 पर सारे कनेक्टेड थे सारे। और अब जो ये हमें लिंक 16 की कोई अपग्रेडेशन दे रहे हैं, वो क्या है? वो F-16 का, क्योंकि देखिए जब भी कोई इस तरह का मुल्क अमेरिका खास तौर पर जब बनाता है तो वो, या फ्रांस ने देखा होगा कि आपने अपग्रेडेशन नहीं इंडिया खुद कर सकता था, और इंडिया ने ये कहा कि हमें तो सोर्स कोड नहीं दिए गए थे। वो सोर्स कोड ऐसा नहीं होता कि जहाज को स्टार्ट करने के लिए कोई आपको सोर्स कोड चाहिए होता है। यानी आपने अगर वेपन अपग्रेड करने हैं ना, कोई और मिसाइल लगाना है, तो उसके लिए आपको कोडिंग चाहिए होता है, जो ना फ्रांस ने दिया था राफेल का इंडिया को, और ना अमेरिका ऐसे देता है अपग्रेडेशन, अनलेस आपके साथ कनेक्टेड हो और उसका फॉर्मल अप्रूवल हो, तो तब आप इंटीग्रेशन डेवलप करके उसको अपग्रेड करते हैं। तो ये जो लिंक 16 है बुनियादी तौर पर ये एक इनेबल करता है, जिसकी कैपेसिटी बिल्ड करता है कि आप दूसरे नेटो फ्रेंडली कंट्रीज जिनके पास भी अमेरिकन जहाज हैं उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जाहिर है ये लिंक 7 एक अपग्रेडेड वर्जन है पुराने लिंक की निस्बत, जिससे हम अपने जहाजों में भी इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो ये एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन होगा, वन किल पिक्चर होगी, और उनकी टारगेट पोजिशनिंग, लोकेशन, इंटेंशन, प्लानिंग, सब कुछ इंटीग्रेटेड एक टीम की तरह लड़ सकेंगे। लेकिन ये जो लिंक 16 है या ये जो अपग्रेडेशन है, ये हम इनको इस सारे सिस्टम को अपने J-10C या JF-17 में तो नहीं यूज कर सकते ना? नहीं कर सकते। उसका तो अपना कमांड एंड कंट्रोल होगा, उसका कम्युनिकेशन अलग होगा। बिल्कुल अलग होगा, लेकिन हम इंटीग्रेट इनडायरेक्टली कर सकते हैं सारे वेपन सिस्टम को, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सारी विजिबिलिटी होगी। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, मैं सुबह भी एक मॉर्निंग शो में किसी ने पूछा और अभी आफ्टरनून मैंने 2-3 किए, तो सब लोग ये कह रहे थे कि हम तो F-16 इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो ये मैं मिसपरसेप्शन दूर करता चलूं कि हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है कि हम F-16 को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जाहिर है हमने को अफगानिस्तान के लिए तो नहीं ना F-16 लिए थे, सिर्फ उसको 40 साल पहले एग्रीमेंट कर लिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह ताला तो कहीं से भी थ्रेट हुआ ये इस्तेमाल हो सकते हैं। ये हम क्लियर हुआ, विच इज वेरी गुड। अब ये भी इंडिया को इस पे क्या एतराज है? हमारे पास तो 40 साल से F-16 है, J-10C है, JF-17 है। इतराज तो अमेरिकन को बन सकता है कि आप अमेरिका चाइनीज टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं और वो मिक्स एंड मैच नहीं चाहते अपनी टेक्नोलॉजी का। और यूजुअली अमेरिकन ये कहते हैं कि अगर आप कोई और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो फिर वो अपनी नहीं देते। तो इंडियंस को क्या एतराज? ये कोई प्रेशर हमने ना कभी पहले लिया है मुजम्मिल साहब, ना अभी लेंगे। पहले इसलिए नहीं लिया कि मैं साबित कर देता हूं कि हम चाइनीज F-6 और MiG-21 के जो यहाँ पे है F-7 वो उड़ा रहे थे चाइना का, A-5 उड़ा रहे थे चाइना का, हम मिराज उड़ा रहे थे फ्रांस का, हम F-16 पिछले 43 सालों से उड़ा रहे हैं F-16 जो अमेरिकन है। तो हमने ये कभी भी अंडरस्टैंडिंग किसी मुल्क को भी, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो या कोई फ्रांस हो, किसी मुल्क को ये कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं दी होगी कि आपसे दोस्ती का मतलब दूसरे से नफरत है। हमने अपनी नेशनल इंटरेस्ट और हमने अपनी मिलिट्री इंटरेस्ट देखनी है कि हमारा वैक्यूम किधर है। ये जो आप कह रहे हैं इंडिया की शोर मचा रहा है, जाहिर है आपके 75 जहाज, एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, ऑलमोस्ट जो रेंज राफेल के मिसाइल की है उसके कंपैटिबल अगर हवा में 75 उड़ जाते हैं तो उनके बाद तो राफेल 36 हैं, तो पर कंसर्न तो होगा उनको। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी पोटेंसी में, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी रीच और पंच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस का इजाफा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये कह रहे हैं कि ये जो F-16 है ये अब J-10C के बराबर आ गए हैं? जैसे मैंने कहा जी, बराबर नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि J-10 की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर जो हमारे पास है इस वक्त, जिनको हमने 198 किलोमीटर साबित भी किया है। एक बात इसकी अगर आती है 140 और 50 किलोमीटर के दरमियान, तो इसकी बहुत फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। ये उस रात को मैं कंफर्म कर सकता हूं कि F-16 हवा में थे, लेकिन क्योंकि उनकी रेंज इतनी नहीं थी तो उनका उतना इंडियन जहाजों के करीब नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि दोनों तरफ से नुकसान हमारा हो सकता था। अगर उनके लॉक पहले हो जाए और वो 150 किलोमीटर से फायर कर दे और इसका मिसाइल 60-70 किलोमीटर का हो, तो ऑब्वियसली फिर कॉम्बैट में उनको एडवांटेज हो जाना था। ये हवा में सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो नए मिसाइल्स आ जाएंगे, बाकी वेपनरी आ जाएगी, रेडार अपग्रेडेशन हो जाएंगे, तो ये बहुत पोटेंट हो जाएगा। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज, अनप्लेजेंट जाहिर है उनके लिए यही हुआ है कि पहले एक स्क्वाड्रन हमारा J-10C का था,
JF-17 थंडर अल्हम्दुलिल्लाह 200 के करीब है, तो ऑलमोस्ट 75 इन वन गो अगर आपके अपग्रेड जब भी होते हैं तो फ्लीट में आ जाते हैं, तो ये जाहिर है बहुत बड़ा उनके लिए कंसर्न होगा और पाक फिजाइया के कॉन्फिडेंस में और इंशाल्लाह डिफेंस में बहुत इजाफा होगा। इंडियन एयरफोर्स या इंडियन गवर्नमेंट अभी भी SU में और राफेल में कंफ्यूज लग रही है कि क्या लेना है। आपको क्या लगता है, वो रशियन SU में जाएंगे, F-35 उनको मिल नहीं रहा, कि राफेल पे ही स्टिक करेंगे? देखिए Su-57 5th जनरेशन है, स्टेल्थ जहाज है जो रशिया बनाता है और सिर्फ उसका एक ही जहाज है जो बनाता है स्टेल्थ, जिसको बाकी 2 चाइना के हैं और 2 अमेरिका के जहाज हैं। दुनिया में सिर्फ 5 स्टेल्थ जहाज हैं इस वक्त। Su-57 बहुत जबरदस्त जहाज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इंडिया ने ये देखना है कि स्टैंड अलोन तो राफेल भी बहुत अच्छे थे 36 मुजम्मिल साहब, लेकिन स्टैंड अलोन जहाज नहीं लड़ते आजकल। आपने उनको इंटीग्रेट करना होता है, टीम वर्क करनी होती है, आपने एक कॉम्बैट प्लानिंग करनी होती है और वॉर फाइटिंग मशीन की तरह सबने एक फोर्स की तरह लड़ना होता है। Su-57 अगर ले लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी ऑब्लिगेटरी हो जाएगा कि हम भी स्टेल्थ जहाज में जाएं और 5th जनरेशन जहाज में जाएं, जो कि जाहिर है हमारे पास एक मोस्टली चॉइस चाइना की होगी, J-35 की। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल इंडियन को डेफिनेटली है, क्योंकि फ्रेंच इनको अब तक कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके जहाज शूट डाउन हुए हैं तो आपकी अपनी गलतियों की वजह से हुए हैं, हमारा जहाज खराब नहीं है। और मैं तो 6 महीने से कह रहा हूं कि उनका जहाज खराब नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बड़ी जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका वेपन बहुत अच्छा है, बहुत पोटेंट जहाज है, उसकी डिवाइसेस सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर हमने आउटस्मार्ट कर दिया तो उनसे गलतियां हुई हैं, बस उनको ये रियलाइज करना चाहिए, जितनी जल्दी करेंगे उनका टाइम बच जाएगा। तो फिर आपको लगता है वो Su-57 नहीं लेंगे, वो राफेल ही लेंगे? नहीं, मैं रूल आउट नहीं कर रहा। इस वक्त दोनों मुल्कों में रेस लगी हुई है। अभी प्रेसिडेंट पुतिन वापस गए ना, तो बहुत सारे चैनल ने मुझसे पूछा, वो ऑलमोस्ट सेलिब्रेट कर रहे थे चैनल के, देखें जी कोई जवाब नहीं मिला, कोई खास कमिटमेंट करके नहीं गए प्रेसिडेंट पुतिन। मेरा ख्याल अभी भी डिफरेंट है। मेरा ख्याल ये है मुजम्मिल साहब कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जितना प्रेशर डाला हुआ था अभी इंडियन गवर्नमेंट पर और खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी पर, स्पेशली मई के बाद जब उन्होंने कहा कि इतने जहाज मारे हैं 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट से, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था, टैरिफ में ऐड किया, रशिया से तेल लेने पर पाबंदी लगाई। तो मुझे लगता है कि इंडिया ने अब शायद ये रिक्वेस्ट की हो प्रेसिडेंट पुतिन को कि आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखें और अभी ना डिस्क्लोज करें। उसकी वजह एक और भी है, एक तो इंडिया पर प्रेशर बढ़ जाता क्योंकि अमेरिकन ने और गुस्से होना था कि जी आपने अब रशिया से जहाज लेने शुरू कर दिए, और दूसरा ये कोई कैश एंड कैरी जहाज नहीं होते। इवन Su-57 तो बहुत महंगा है, बड़ी टाइम लगेगा। इवन अगर कोई अपग्रेडेशन दूसरे जहाजों की भी लेते हैं तो उसमें 2-3 साल बाद जाके ये मटेरियलाइज होने का लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। रशिया को भी इस वक्त अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने की जरूरत है यूक्रेन जंग की वजह से, तो उनको भी जरूरत है कि कोई ना कोई अच्छा ऑर्डर मिले, उनकी इकोनॉमी बेहतर हो। तेल जाहिर आइसोलेट हुआ हुआ है, चाइना ले रहा है उसको तेल उससे, लेकिन अमेरिका उसको डांट नहीं सकता उस तरीके से। तो ये बड़ी फ्लूइड डायनामिक्स है। मैं रूल आउट नहीं कर रहा कि Su-57 वो नहीं लेंगे, लेकिन डेफिनेटली राफेल की कंपनी भी उनको कन्विंस कर रही है कि हमारे जहाज का कसूर नहीं है, आपको नेवी के लिए जो ऑर्डर किया है वो भी आप लें और एयरफोर्स में और ऐड करें। बिल, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। मुजम्मिल साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम IMF को डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात IMF के हवाले से, जिसने पाकिस्तान के 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज पर 11 नई शराइत को आयद कर दिया है। ये 11 नई शराइत क्या हैं ये सब आपके सामने रखेंगे, लेकिन यह है कि फैसला पाकिस्तान के लिए है मुश्किल है। मुजम्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, माहिर माशियात हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इकरामुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुजम्मिल साहब वो ठीक। इकरामुल हक साहब, मैं देख रहा था इन पॉइंट्स को, सरकारी मुलाजमीन के एहसासों के ऐलानात को ऑनलाइन शाया करें। मेरे ख्याल में हर सरकारी मुलाजिम फाइलर होता है, उसकी सैलरी से इनकम टैक्स कट रहा होता है, हर सरकारी मुलाजिम फाइलर होता है। ये शाया करने में क्या प्रॉब्लम है? ये कुछ भी मसला नहीं है। दरअसल वो जो एसेट्स और एक्सपेंडिचर की डिटेल है उसके बारे में उनका ख्याल ये है कि ये जो एनुअल असासों की रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को, जिसे आपको पता है कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, उसको वो चाह रहे हैं कि वो भी पब्लिक डोमेन में हो। अब एसेट और जो एक्सपेंडिचर की डिटेल है जब वो पब्लिक होगी तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला होगा, क्योंकि इनकम जो उनकी सैलरी के अलावा तो वो कोई और रिसोर्सेज नहीं दिखाते, मगर ज़्यादातर के बच्चे भी बाहर पढ़ रहे होते हैं। और अब तो हुकूमत ने भी कई दफ़ा ऐलान किया कि सिर्फ पुर्तगाल में ही कई जो है लोगों ने नेशनैलिटीज़ भी ली हैं, मगर ऐसा कानून नहीं हम बना सके इनके लिए कि वो अगर ड्यूअल नेशनैलिटी रखे तो फिर भी गवर्नमेंट सर्विस जारी रख सकते हैं कि नहीं।
जबकि पार्लियामेंटेरियंस के लिए ये लॉ बिल्कुल क्लियर है कि वो नहीं रख सकते। नहीं, पर पार्लियामेंटेरियंस के असासे तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़े होते हैं, और अगर ब्यूरोक्रेट्स के भी पड़े हों तो क्या इशू है? जी, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को, चाहे वो पब्लिक ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या बाय वर्च्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है कि असासे सामने आ जाए। बल्कि जजेस के भी होने चाहिए, क्योंकि वो भी सबका एहतसाब करते हैं और सबके जो है एडजुडिकेटर होते हैं, तो उनका भी कोई कम से कम अवाम को पता होना चाहिए। बहुत से ममालिक में वो वॉलंटरली अपने असासे खुद वेबसाइट पे लगा देते हैं, तो इस लिहाज से तो फिर किसी को भी कोई मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए। जो भी हुकूमत से किसी किस्म के मोलूमेंट्स लेता है और जो भी उसका लाइफस्टाइल है, उसके मुताबिक अवाम को पता होना चाहिए कि उसके असासाजात क्या है और उसके अखराजात क्या है। एक वो कह रहे हैं नैब की क़यादत में 10 महकमों में बदअनवानी को कम करने के लिए एक्शन प्लान शाया करें। अब नैब पर तो हमें पहले बड़े इतराजात हैं। वो कहते हैं कि नैब बंद कर दें। IMF कह रहा है कि नैब की क़यादत में 10 महकमों का एक्शन प्लान समझ गए हैं। ये क्या है? हम कह रहे हैं वो 50 करोड़ से नीचे नैब देख नहीं सकता। वो कहते हैं महकमों में करप्शन, तो ये कैसे होगा? IMF और गवर्नमेंट की कानून साजी आपस में मैच नहीं कर रही। हाँ। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। दरअसल मेरे ख्याल में नैब के ऑर्डिनेंस का सही मुतालिया IMF के लोग नहीं कर सके। हाँ। वो जिस पर्पस के लिए आया, फिर उसके बाद जैसे डाइल्यूट होता गया, कभी उसमें और शिके डाल, उसका तो एक ही मकसद था कि पॉलिटिशियंस को कैसे विक्टिमाइज किया जाए। वरना सच्ची बात यह है कि सिवाय सोसाइटियों के कुछ जो होते लोगों के पैसे वापस दिलाने के या विक्टिमाइज करने के सियासतदानों को, उन्होंने कभी कोई काबिल कदर काम जो है वो महकमों की करप्शन देखने में तो नहीं किया। हाँ, ये वॉच डॉग जिस तरह के UK में क्राइम एजेंसी है, एक ही क्राइम एजेंसी सारी मुल्क के जो इस तरह की चीजें उनको बड़ी संजीदगी से देख रही होती है। काम तो वैसे ये जो सरकारी मुलाजमों का और पार्लियामेंटेरियन का है करप्शन का, वो तो FIA का मैंडेट होना चाहिए, मगर FIA खुद इतना करप्ट है कि मेरे ख्याल में उसके लिए तो 4 महकमे और बनाने पड़ेंगे सिर्फ उनकी करप्शन ही दूर करने के लिए। तो ज्यादा संजीदगी से मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ये जो निज़ाम है, जिसमें खुद एहतसाबी हो या कोई आप बाहर से उसके लिए इदारा लाए, जैसे फौज के अंदर आपने खुद एहतसाबी का बेहतरीन निज़ाम देखा है, इस तरह की चीज़ें ये खुद नहीं कर पाते हैं। और इसमें मेरे ख्याल में IMF को भी हमारे लॉ समझने में कुछ गलती हुई है, आपने दुरुस्त फरमाया। और कह रहे हैं जो प्रोविंशियल एंटी करप्शन है इसकी तफ्तीशी सलाहियत बढ़ाएं। वो कहते हैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएं। ये कैसे होगा जी, प्रोविंशियल एंटी करप्शन की कैपेसिटी बिल्डिंग? मेरा ख्याल है सूबों के पास पैसा ज़्यादा है। IMF का ख्याल है कि सूबों की स्पेंडिंग ज़्यादा है नई 18वीं तरमीम के बाद, तो उनका ख्याल है ज़्यादा एहतसाब सूबों में होना चाहिए, हमारा ज़्यादा एहतसाब मरकज़ में हो रहा है। जी बिल्कुल, वो उनको मॉडर्न टेक्निक्स का तो पता ही नहीं। वो तो वहीं इधर उधर से महकमों से कुछ जो लोग आकर एंटी करप्शन में भी लग जाते हैं, वहां पे भी आपको पता है ज्यादा इशू हरासमेंट का और तरह के मामला होता है। करप्शन खत्म करना तो कभी उनका मकसद नहीं रहा। मेरा ख्याल है मैंने रिपोर्ट इनकी गवर्नेंस वाली भी पढ़ी और ये सेकंड रिव्यू भी ध्यान से पढ़ी। किसी जगह भी मुझे नहीं लगा कि IMF को ज्यादा हमारे इस तरह के चीज़ों के बारे में इल्म है। गो के गवर्नेंस की इस दफ़ा शराइत के लिए और करप्शन के लिए, चूँकि ये बेंचमार्क इसलिए रखे गए हैं कि ह्यूमन वॉच ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि आप वहाँ की शराफिया को पैसे दे देकर लोगों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स के लोगों के इशू हैं और फाइनेंशियल राइट्स है उसके लिए भी कोई काम करे। अब वो खानापुरी तो कर दी है, मगर देखा जाए तो सब्सटेंस बहुत ही इसमें कम है। अगर हम खुद ख़त्म करना चाहें तो वो एक और बात है। हमारे पास लोकल एक्सपर्टीज हैं इस चीज़ों की। मसलन आपको याद ही होगा डॉक्टर शुएब सडल साहब जो थे, वो जब FTO भी लगे और दूसरे मामलात में भी, और भी बहुत से लोग ऐसे ही है, तो मेरे जहन में फौरी तौर पे नाम आया। तो बहुत से लोग काम कर सकते हैं मुकामी तौर पर, मगर इसके लिए पॉलिटिकल विल होगी तो फिर ही इस तरफ कोई काम होगा। अच्छा, नहीं ये क्या है कि हमारी तो खैर रेमिटेंसेस ग्रो कर रही हैं हर साल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेमिटेंसेस हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मई 2026 तक रेमिटेंसेस के अखराजात और रुकावटों का अंदाज़ा लगाएं और एक्शन प्लान बनाएं। हमारी रेमिटेंसेस के आने में कोई रुकावटें हैं या क्या एक्शन प्लान वो मांग रहे हैं? वो खर्चा इसलिए, जो आपको याद होगा, ये जो रेमिटेंस इनिशिएटिव प्लान था स्टेट बैंक का, जिसके तहत बैंकों को पैसे दिए जाते हैं कि अगर वो 1000 से ऊपर डॉलर की कोई रेमिटेंस लाएंगे तो उनको पैसा दिया जाएगा।
उसके बारे में उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये पैसा नहीं देना चाहिए और रेमिटेंसेस को फ्री फ्लो के साथ इनिशिएटिव देकर आना चाहिए, ये पैसों के बदले नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो बैंकों को इनिशिएटिव दिया जा रहा था, जो आपको याद होगा 2009 में ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था जिसमें स्टेट बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री और ओवरसीज मिनिस्ट्री थे, तो उसको ख़त्म करने के लिए पीछे एक जो हमारे साबका गवर्नर स्टेट बैंक थे शाहिद कारदाद ने मजमून भी लिखा डॉन में कि ये बिला वजह खर्चा हो रहा है। अब पता नहीं उसके अंदर हकीकत क्या है, मगर हकीकत तो यही है कि हमारी जो रेमिटेंसेस इनवर्ड हैं वो बढ़ रही हैं और उसमें ज़्यादा ताल्लुक इस बात का भी है कि एक तो लोग यहाँ से ज़्यादा बाहर गए हैं और दूसरा जब से डीवैल्यूएशन हुई है तो वो फिर हुजूम वैसे भी तो ज़्यादा लगेगा। अगर पहले कोई आदमी जो था वो वहाँ पे भी आपको याद है कि हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन के हिसाब से इनकम्स नहीं बढ़ती, मगर बाहर तो वेजेस को इंडेक्स किया होता है इन्फ्लेशन के साथ, तो बाहर भी काफ़ी लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है और वो पाकिस्तान भेजते भी हैं फ्रीली। तो मेरा ख्याल है कि होम रेमिटेंसेस के बारे में मुझे तो कोई शक व शुबा नहीं है कि वो इंक्रीज सही तरीके से ही हो रही हैं और इसमें कोई शक व शुबा अगर है तो इसको फिर पब्लिक करे। IMF भी और हमारी हुकूमत भी इस तरह वेग सी बात करने से तो कोई मसला हल नहीं होगा। अच्छा, ये कह रही हैं हेस्को और सेप्को, देखिए ना, एक हैदराबाद इलेक्ट्रिक और सखर इलेक्ट्रिक, इसकी निजी शिरकत के लिए पेश की शराइत को हतमी शक्ल दें और दिसंबर 2026 तक मुआहदों पर दस्तखत करें। मतलब वो कह रहे हैं हेस्को और सेप्को को दिसंबर 2026 तक प्राइवेटाइज करें। अब जो मेरे नॉलेज में है, ये तो पाकिस्तान गवर्नमेंट तो शायद गैपको, फेस्को को और ISCO को करना चाहती है क्योंकि ये प्रॉफिटेबल डिस्कोज हैं और इनका ख्याल है कि इनका बायर हमें जल्दी मिल जाएगा। हेस्को और सेप्को तो लॉस के डिस्कोज हैं, उसका बायर लेना तो मुश्किल है। आपको लगता है कि IMF उल्टा चल रहा है, ये गैपको फेस्को पे हैं, वो हेस्को सेप्को पे हैं? जी बिल्कुल, उनका जो ज्यादा फोकस इस बात पे है कि जहाँ फाइनेंशियल ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है पाकिस्तान की, उन अदारों को बेचने की कोशिश की जाए, ना कि उनमें जो अभी प्रॉफिट में जा रहे हैं। गो के असूली तौर पर तो वो ये कहते हैं सबको ही आप छोड़ दें और हुकूमत इन चीज़ों में ना पड़े, बिजनेसेस में, और इन्हीं के हवाले कर दे डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी। मगर ये आपने दुरुस्त फरमाया कि वो एक प्रायोरिटीज़ का बहुत बड़ा मसला है। जैसे आपने देखा PIA की पिछली दफ़ा सिर्फ 36 मिलियन की आई थी बिड, तो उसमें भी उनका बहुत सख्त एहतजाज था कि आपने डेडलाइन मीट नहीं की और फिर 23 दिसंबर की हमने डेडलाइन रखी है। तो फ्लोर प्राइस से नीचे तो PIA भी नहीं हुकूमत बेचना चाहेगी और ये अदारे तो जब तक रीस्ट्रक्चर नहीं होते इनकी तो कोई प्राइस हाथ नहीं आएगी, ये तो फिर मुफ्त देने वाली बात हो गई। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम इनको मांगना चाहिए था कि अगर बेचना ही हो इनको तो रीस्ट्रक्चर करने की इजाज़त तो दी जाए। आपको याद है अभी बैंक को रीस्ट्रक्चर करके ही अच्छा बेचा गया था, वरना कौन लेता? कोई भी खसारे वाला जो सौदा है कौन करता है? कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी तो इतना बेवकूफ नहीं होता। नहीं तो फिर हम मुनाफे वाले बेचते जाएं, लॉस वाले तो फिर नहीं बिकेंगे। सवाल ये है कि लॉस वाले बेचने चाहिए या मुनाफे वाले बेचने चाहिए? IMF कहती है लॉस वाले बेचें जी, लेकिन उनका अंडरलाइंग आइडिया ये होता है कि लॉस वाले, चूंकि वो मुसलसल आपकी फाइनेंशियल ब्लीडिंग हो रही है, तो या तो आप उनसे जान छुड़वाएं या रीस्ट्रक्चर करके जैसे भी बेचे। देखें प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में तो वो नहीं आते कि आप इसको कैसे बेचेंगे, नफे पे या नुकसान पे। 30 लाख हमने बेच तो दिया था मगर ना पैसे मिले और वो सारी प्रॉपर्टीज भी हमारे हाथ से, और वो उस वक्त 5 बिलियन की इनकम भी अर्न करके दे रहा था। तो ये हमारी अपनी नालायकियां, चाहे वो FBR का शॉर्टफॉल हो या ये हम प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, ये हमारी अपनी नालायकियां। वो तो फिर जोर देते हैं कि जी चलिए फिर अगर नहीं हो रहा बजट पूरा FBR का तो मिनी बजट लेकर आए। तो दोनों जगह पे हमारे पास ही कोई प्लान नहीं है कि हम उसको कोई अच्छे तरीके से पेश कर सकें। और ये बॉन्ड मार्केट जो है, ये बॉन्ड मार्केट की रुकावटों का मुताला करें और स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं सितंबर 2026 तक। हम वो सुन रहे थे कि हम पांडा बॉन्ड जारी करना चाहते हैं, चाइनीज मार्केट में जाना चाहते हैं हम, वेस्टर्न मार्केट की बजाय अब बॉन्ड में। तो IMF कैसा स्ट्रेटेजिक प्लान मांग रहा है उसके लिए? जी, वो कह रहे हैं कि अगर आप चाइनीज पे पास जाएंगे तो आगे ही आपके उनकी तरफ से इस वक्त एक सबसे बड़ा आपका वो बाइलैटरल क्रेडिटर बन चुका है और अमाउंट भी अब कोई $26 बिलियन हो चुकी है। तो अगर आप वहाँ ज़्यादा बॉन्ड में जाएंगे तो फिर आपका इन्हिसार जो है और आपकी डेट सस्टेनेबिलिटी है नहीं, तो वो फिर कहते हैं कि ये नामुनासिब है कि आप
अपना सारा जो है वो चाइनीज को ही देते जाए। उन्हें ये खदशा है कि चाइना इस तरह पाकिस्तान में ज्यादा लीवरेज हासिल कर लेगा। तो ये तो ऊपर की बहुत बड़ी जंग है इनके दरमियान चाइना के साथ जो हो रही है। तो उसमें फिर पाकिस्तान, चूंकि चाइना पाकिस्तान को बहुत फेवर भी देता है, कभी आपने देखा उन्होंने पैसे भी वापस नहीं मांगे हैं अपने, और काफी और भी बड़ी रकम भी देने को तैयार रहता है अगर हम कम से कम उनके प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर जा सके। तो इस बारे में IMF को और वेस्टर्न को तो शदीद आपको पता है तहफ़्फ़ुज़ात होते ही हैं। तो ये उसी पैटर्न पे वो बात कर रहे हैं कि जिसमें आप हमें रोड मैप बताएं कि आगे जाकर आप कितने और बॉन्ड्स इशू करेंगे, कि आप उनको बाद में पे करने के लिए जब आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो फिर आप हमारे पास तो नहीं चले आएंगे। तो ये जाहिर है ये 37 मंथ का प्रोग्राम तो बहुत ही सख्त होगा। टोटल 64 कंडीशंस वो अब लगा चुके हैं और पाकिस्तान के लिए इनको पूरा करना अब इतना मुश्किल होता चला जाएगा आने वाले दिनों में। और वो फिर पैसे रिलीज नहीं किया करेंगे जब तक हम बेंचमार्क की जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं किया करेंगे। नहीं, अब 37 मंथ्स में तो 2 ही किस्तें बाकी रह गई हैं ना हमारी। जी देखिए ना, अब ये पिछले सितंबर में हुआ था, तो जाहिर है कि इस सितंबर तक तो 1 साल हो गया, और अगले जो है अब वो ये भी होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी इंस्टॉलमेंट्स को और ज्यादा टाइट करते चले जाते हैं, और बहुत सी ऐसी शर्तें हम पे एंड पे जाके हमसे मनवा लेते हैं जो हम नहीं भी करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि इस प्रोग्राम की अगली किस्तें हम नहीं हासिल कर सकेंगे क्योंकि हम ये बेंचमार्क्स पूरे नहीं कर सकेंगे? देखिए, अब एक स्ट्रगल तो ये है कि अगर तो हमारी जो स्ट्रक्चर्स हैं इस वक्त रियासत के, जो उन्होंने पॉइंट आउट कर दिए हैं, और उसमें जाहिर है कि उन्होंने ब्लेम भी लिया है। सबको पता है कि हम 25वें प्रोग्राम में हैं, तो फिर अगर गलत प्रिस्क्रिप्शन थी या अमल नहीं हुआ, अच्छी प्रिस्क्रिप्शन थी अमल नहीं हुआ, तो ये तो वर्ल्ड बैंक और IMF तो यही था, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। मगर उन्होंने एक काम किया है कि पॉइंट आउट कर दिया। आप चाहे आप कहें कि जी ये शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर इशारा बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप ये पूरी नहीं करेंगे इस दफा, तो फिर आपका प्रोग्राम ये मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तो जैसे भी है, अब हुकूमत को ये या तो प्रोग्राम पूरा करना है या फिर उनके लिए सख्त मुश्किलात हो सकती है। पर जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, अभी पिछले दिनों $1.25 बिलियन की एग्जिम बैंक की आ गई, और कोई सऊदी अरब से आ जाती है, तो शायद हम इस प्रोग्राम को ले ऑफ ही कर दें। जी बिल्कुल, इरादा तो यही पाया जाता था कि चूंकि अब सऊदी अरेबिया से डिफेंस पैक्ट के बाद और बहुत सी और रकूम आ जाने के बाद, अगर हम अपने तौर पर आने वाले दिनों में जो हमें 24 बिलियन वापस करना है 1 साल में, उसकी अगर कोई बंदोबस्त हो जाए तो फिर हम IMF को खुदा हाफिज ही कह दें। क्योंकि ये जाहिर है ये हमारे लिए तो बहुत बिटर पिल्स है उनकी, और हमेशा से रही हैं, इसीलिए बामुश्किल हम 1-2 प्रोग्राम ही पूरे कर सके। और उनमें भी आपको याद होगा कितने वेवर्स लिए थे डॉक्टर साहब ने, क्योंकि वो उन दिनों हालात ऐसे थे कि जियोपॉलिटिकली वो हम पे डिपेंडेंट थे अफगानिस्तान में। तो 16 उन्होंने हमें वेवर दे दिया। अब तो वो वेवर बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि जाहिर इस वक्त उनका कोई ऐसा जियोपॉलिटिकल हम पे इन्हिसार तो है नहीं। सही, ठीक। बहुत शुक्रिया इकराम उल हक साहब। मुज़म्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।